हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत विद्यालय में शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अगर सीधा सीधा अर्थ लगाएं, जो आज तक आप लोग समझते आ रहे हो, उस संदर्भ में नहीं है, बल्कि इस संदर्भ में है कि शिक्षा की सबके लिए उपलब्धता कैसे हो। यानी विद्यालय में शिक्षा सबके लिए किस प्रकार से उपलब्ध हो, उसी को कहते हैं सार्वभौमिकरण। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो दुर्गम क्षेत्र का हो या सामान्य क्षेत्र का हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वह मूक बधिर बालक हो, यानी विभिन्न प्रकार के बालकों के लिए, विभिन्न प्रकार के स्तरों से संबंधित बालकों के लिए, विभिन्न प्रकार के धर्म और संस्कृतियों से संबंधित बालकों के लिए अपने देश के अंदर विद्यालय में किस प्रकार से बेसिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो, उसी को कहते हैं विद्यालय में शिक्षा का सार्वभौमिकरण। फिर से समझिए, सार्वभौमिकरण का तात्पर्य होता है कि विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों के लिए, जो विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न समस्याओं, विभिन्न आवश्यकताओं और विभिन्न सामाजिक स्तरों से संबंधित हैं, उनको किस प्रकार से सभी को विद्यालय में बेसिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है? विद्यालय में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वभौमिकरण कहलाता है। तो वास्तव में गांधी जी स्वतंत्रता के पश्चात ही ये कहे थे कि 7 से 14 वर्ष के बालकों को भारत में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए, वह किसी भी स्तर का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। परंतु उस समय उनके बातों को लोग ध्यान भी नहीं दिए। बात हाँ में हाँ जरूर मिलाए, लेकिन आर्थिक समस्या अपनी चरम पर थी। ये अलग बात है कि इतिहास क्या कहता है, इतिहास तो बदल नहीं सकता, लेकिन इतिहास में जो कुछ भी गांधी जी ने कहा है आज भी वह प्रासंगिक है, उपयोगी है। जिन कौशल विकास की बात उस समय गांधी जी कहे थे, बेसिक शिक्षा में आत्मनिर्भर छात्र को करते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही थी, आज वही शिक्षा के लिए प्रयास अभी भी सरकार जिस सीमा तक करना चाहिए वो आज भी नहीं कर पा रही है। तो चलिए, अगर हम बात करें सार्वभौमिक शिक्षाकरण का महत्व, अगर विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्व समझा था स्विट्ज़रलैंड ने समझा था। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जैसे ही आज़ाद हुआ था, उसने शिक्षा को बहुत ज़ोर शोर से, पूरा शिक्षा पे सबसे ज़्यादा बजट बना करके खर्चा किया था, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। यही कारण है कि जैसे जैसे स्विट्ज़रलैंड की जनता शिक्षित होती चली गई, वैसे वैसे नागरिक लोकतंत्र में जागरूक अपने अधिकार और कर्तव्यों के लिए संघर्ष करते रहे, जिसके कारण से भ्रष्टाचार या राष्ट्र अनावश्यक या भ्रष्टाचारियों के चंगुल में नहीं फंसा और राष्ट्र बहुत जल्दी विकसित अवस्था को पहुंच गया। आज भी भारत में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यही है कि शिक्षित तो लोग हुए हैं, लेकिन शिक्षा पर उनको विश्वास नहीं है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है। उनको अपने से ऊपर राष्ट्र के विषय में सोचना ही नहीं है। अब यहाँ की समस्या जो है, शिक्षा के साथ उत्तम व्यवहार की भी समस्या बढ़ती जा रही है। फिर भी चलिए, टॉपिक है बीएड का तो हम पढ़ाएंगे ही। सार्वभौमिकरण का तो अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि विद्यालय में या अपने देश के अंदर जो भी विद्यालय है, उसमें सभी प्रकार के छात्र, सभी स्तर के छात्र, सभी क्षेत्र के साथ छात्र, सभी धर्मों के छात्र, सभी भाषाओं के छात्र, सभी परिस्थितियों यानी दुर्गम क्षेत्रों के छात्र को समान रूप से विद्यालय में बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है? विद्यालय में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। तो आइए, अगर संक्षेप में देखें तो प्राथमिक या बेसिक शिक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है? विद्यालय में सार्वभौमिकरण कहलाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी एक राज्य को संविधान यह निर्देश देता है कि आप इन गतिविधियों के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राज्य का संचालन करें या राज्य सरकार को चलाएं। उस नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में यह बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य को अपने स्कूलों में
बच्चों को बेसिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो संविधान 1900 जब संविधान 1950 में जब बनकर तैयार हुआ तभी से उसमें प्रावधान था, परंतु यह राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया था। आगे चल कर के भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्ष 2009 में, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, 2009 में केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लाया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसे भारतीय संविधान के में मूल अधिकार में जोड़ा गया कि यह हर 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका का अधिकार है, मूल अधिकार है कि वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकारी संस्थाओं में प्राप्त कर सकता है। जिसको लागू किया गया था, याद रखिएगा, जिसको लागू कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। उसी में यह मिड डे मील वाली व्यवस्था, हालांकि मिड डे मील वाली व्यवस्था पहले से आ रही है, उसमें यह मिड डे मील व्यवस्था बहुत कारगर सिद्ध हुई, क्योंकि भारत सरकार ने बस्ता यानी कापी किताब कपड़ा और निःशुल्क भोजन इत्यादि सब उपलब्ध कराने का कार्य किया। परंतु ये समस्या तब उत्पन्न हुई जब नौकरियों को पर्याप्त रूप से लोग यानी शिक्षकों की संख्या घटाती चली गई सरकार, अर्थात नेताओं ने अपनी भ्रष्टाचारी और चोरी का रास्ता चूज लिया, यह कि सरकारी नौकरियों में जो आदमी हैं उनकी संख्या घटाओ और पैसा बचा के गैर योजना व्यय करके कमाओ। इस तरह से योजना बना लिए, नहीं तो जितना शिक्षक होना चाहिए विद्यालय में अगर उतना शिक्षक दी होती और उनका देख रेख अधिकारियों द्वारा सही कराया गया होता तो आज जो है सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब नहीं हुई होती। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, इस टॉपिक की बात करें, तो यह जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया पूरे देश में। यही कार्ड है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को यानी कुल मिला के कहें कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो है निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराने के संदर्भ में भारत सरकार ने अपना कदम उठाया, जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया, जिसमें मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी कर दिया गया। अब चलते हैं, ये जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सभी बालकों के लिए सभी प्रकार, सभी क्षेत्रों से, सभी भाषाओं से, सभी धर्मों से, सभी प्रकार के बालकों के लिए जो व्यवस्था की गई, उसमें 3 दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रखा गया। पहला था 100% नामांकन, यानी किसी भी क्षेत्र का बालक हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे दुर्गम क्षेत्र हो, चाहे बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो, उन सभी बालकों का 100% यानी 100% नामांकन यानी विद्यालय में नाम लिखवाना चाहिए। यह लक्ष्य रखा गया, ये सार्वभौमिकरण यानी 100% उसका नामांकन, उसका नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद्यालय में होना चाहिए, ताकि सभी प्रकार के बालक पढ़ सके। सभी प्रकार के बालक अपनी योग्यता, क्षमता, अपनी विशिष्टता के आधार पर सभी चीज़ों को पढ़ सकें या भाषा को, विषय को समझ सकें, एक स्वयं से भी अपने द्वारा जान करके, समाज से भी जान करके, विद्यालय में जो सिखाया पढ़ाया जाता है वो सब भी जान करके अपने जीवन में कुछ आत्मनिर्भर होने का आधार तय कर सके। इसलिए उसका नामांकन 100% कराना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि जो गरीब है वो नहीं पढ़ पाएगा, पैसे की समस्या थी तो वो निःशुल्क कर ही दिया है, तो 100% नामांकन करने का दृष्टिकोण रखा गया। जो दूसरा दृष्टिकोण रखा गया यानी 100% धारणा का तात्पर्य है कि कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थी पढ़े ही पढ़े, बीच में छोड़ करके न जाए, गरीबी के कारण से या भोजन के कारण से या किसी समस्या के कारण से या भाषा के कारण से या संस्कृति के कारण से या धार्मिक उन्माद के कारण से या जाति के कारण से। जैसे जाति की भी लड़ाई होती है, धर्म की भी लड़ाई होती है, क्षेत्र की भी लड़ाई होती है और वर्चस्व की भी लड़ाई होती है, इत्यादि अनेक कारणों के वजह से वह बालक विद्यालय छोड़ के न जाए, बल्कि 1 से 8 तक वह निःशुल्क रूप से पढ़े। क्या करे? निःशुल्क रूप से वह बना रहे, निःशुल्क रूप से कक्षा 1 से 8 तक वह पढ़े, बीच में छोड़ के न जाए। यह भी सार्वभौमिकरण के दृष्टिकोण के अंतर्गत भारत सरकार ने स्वीकार किया। जो तीसरा है
सार्वभौमिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो तीसरा मापदंड निर्धारित किया गया कि 100% यानी 100% सफलता, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक आप किसी को फेल नहीं कर सकते हो। 100% उसे पास करना पड़ेगा कक्षा 1 से लेकर 8 तक। ये जो है 100% नामांकन के साथ 100% उनका नाम चलाने के साथ साथ 100% उनको सफलता का दृष्टिकोण निर्धारित सार्वभौमिक शिक्षा के दृष्टिकोण से कर दिया गया। यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक आपको 100% रिजल्ट देना चाहिए। सच पूछो तो इसमें जो है विद्यालय में शिक्षा के सार्वभौमिकरण में 2 दृष्टिकोण तो सही रहा, लेकिन तीसरा दृष्टिकोण बहुत खतरनाक हो गया। जो व्यवहारिक है, जो प्रैक्टिकली वो मैं बता रहा हूँ, जो हकीकत है, ये बहुत क्या हो गया, खतरनाक हो गया। ये बहुत खतरनाक हो गया। कैसे खतरनाक हो गया आप ये बताइए। जिस बालक को पढ़ने लिखने ही न आए, नामांकन के आधार पर उसे अगली कक्षा में अगर भेज दिया जाए तो क्या वो जो पहली कक्षा का ही कुछ नहीं आता, वो अगली कक्षा में वो सफल होगा? नहीं होगा। क ख ग घ सिखाने का कक्षा 1 तक है स्तर, आप क ख ग घ 5 तक आप सिखाएंगे? क्या किसी बालक की योग्यता का उसके मानसिक क्षमता में समानता है कि आप 100% सफलता दे रहे हो? यही कारण है कि शिक्षकों की इज्जत एकदम चौपट हो गई और कमज़ोर विद्यार्थी का भविष्य ही चौपट हो गया। क्योंकि जैसे जैसे वह अयोग्यता के साथ अगली कक्षा में कक्षा 8 तक पहुंचा, तब तक उसे पता चला कि हम पढ़ने के ही लायक नहीं हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा चीज़ नहीं आता, जिसकी वजह से ऐसे बालक बहुत ज़्यादा असफल हो जाते हैं। मध्यम वर्गीय बालक और निम्न वर्गीय बालक जो 100% सफलता वाला दृष्टिकोण है, इसके वजह से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा असफल होते हैं। असफल पढ़ाई से तुरंत 11, 12, 9, 10 में जाकर के बहुत सारे बालक पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसमें सार्वभौमिकरण में तो 2 चीज़ ठीक था, 100% नामांकन, 100% उनको विद्यालय में उपस्थित करना या विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक बनाए रखना, ये तो ठीक था। लेकिन 100% सफलता वाला दृष्टिकोण बहुत गलत हो गया, क्योंकि इसमें शिक्षा की योग्यता का और शिक्षक के मूल्यांकन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया, चौपट हो गया। और शिक्षकों ने बड़ा विचित्र काम किया। सरकारी शिक्षकों ने सिर्फ सैलरी पर नज़र बनाए रखा कि हमारी सैलरी कितना बढ़ रही, हमारा 14 सूत्री कार्यक्रम माना जा रहा है कि नहीं, पेंशन मिल रहा है कि नहीं, इसी पर ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण से विद्यार्थियों का भविष्य काफ़ी चौपट हो गया। अब याद रखिए, कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई आपके शिक्षा का ऋण है। अगर यह ऋण कमज़ोर हो गया, इस ऋण को स्थापित करने में, मूल्यांकन में अगर कमी रह गई, अध्यापक के योग्यता का कोई अर्थ ही नहीं रह गया, तो निश्चित रूप से आगे भगवान है जिसको पढ़ाए वो पढ़ पाएगा। ये बड़ी विचित्र समस्या। दूसरी समस्या है, जिन गरीब और मध्यम वर्गों को लेकर के यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, उस शिक्षा के अंतर्गत ये वर्ग अक्सर बुद्धि से कमज़ोर होते हैं। अक्सर क्या होते हैं, बुद्धि से कमज़ोर होते हैं, और इनको संघर्ष भी ज़्यादा करना पड़ता है। याद रखिए, आदमी वही गरीब होता है जिसके पास बुद्धि नहीं है, वही गरीब होता है। तो वास्तव में यह जो इशू बनाया गया सार्वभौमिकरण शिक्षा के दृष्टिकोण से, 100% सफलता का यह जो है, जितना ज़्यादा ऐसे बालकों को आगे बढ़ाने की बात की गई, उतना ही वो बालक पीछे दबते चले गए, क्योंकि उनके योग्यता का सही मूल्यांकन ही नहीं हो पाया और उनके अध्यापक का कोई महत्व ही नहीं रह गया, जिसके कारण से उनका सही मूल्यांकन नहीं हो पाया। यही कारण है कि ऐसे बालकों को भले ही सरकार 8 तक का सर्टिफिकेट दे देती है, लेकिन आज के समय में कक्षा 8 तक के सर्टिफिकेट का कोई मतलब ही नहीं है। अब 10 का मतलब नहीं रह गया है। यानी गरीबों की पढ़ाई बस उनके जीवन में अखबार तक सीमित हो गई है। ये समस्या हो गई है, बड़ी विचित्र स्थिति है। हम इस शिक्षा के सार्वभौमिकरण के 2 के पक्ष में हैं, लेकिन तीसरे के पक्ष में हम नहीं हैं, क्योंकि जब शिक्षा में सही योग्यता का मूल्यांकन ही न रह जाए, सही योग्यता का मापदंड ही न रह जाए, तो वह शिक्षा होके भी शिक्षा नहीं है। हालांकि ये सबके कल्याण के लिए बनाया गया,
परंतु व्यवहार में 100% सफलता, शिक्षा के मौलिकता, शिक्षा के अंदर गुणात्मक व्यवहारात्मक पहलुओं का विकास इत्यादि को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यही कारण है कि अब सरकारी क्षेत्रों में या 8 तक की पढ़ाई का न शिक्षक के लिए कोई अर्थ समझ में आता है, न विद्यार्थी के लिए अर्थ समझ में। अर्थात जो प्रभाव, जो योग्यता, क्षमता, जो मूल्यांकन, जो गुण, जो मापदंड होना चाहिए वो नहीं हुआ है, जिसके वजह से यह सार्वभौमिकरण शिक्षा अपना प्रभाव बुराई के रूप में छोड़ती जा रही है। हालांकि पढ़ाने के लिए तो आज भी ये सत्य है कि 1 से 8 तक आप फेल नहीं कर सकते, भले ही उसे आए चाहे न आए। तो ऐसी शिक्षा के अंतर्गत योग्यता का, शिक्षक के मूल्यांकन का कोई मतलब ही नहीं। जब योग्यता और शिक्षक के मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं तो सफलता भविष्य की कैसे सुनिश्चित होगी। इसलिए इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ, मैं अपना विचार दे रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। हालांकि 100% नामांकन, 100% धारणा और 100% सफलता की बात सरकार सार्वभौमिकरण शिक्षा के अंतर्गत कर रही है। इसमें संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, ताकि बालक को प्रारंभिक स्तरों पर ही उसके कमियों को दूर करते हुए भविष्य के लिए या उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके और उसे उच्च शिक्षा हेतु आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। मुझे उम्मीद है शिक्षा में विद्यालय में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है, यह अर्थ किन दृष्टिकोणों के अंतर्गत सरकार करती है, और इसके बाद इन दृष्टिकोणों में सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है जो सफलता का है, उसको भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इन सब बातों को आप समझ गए होंगे, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।